हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 274 यानी 274। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न। ध्यान देना दोस्तों, प्रश्न है बंग महिला यानी राजेंद्र बाला घोष। ठीक है, इनका असली नाम क्या था? तो बंग महिला का असली नाम क्या था? ऑप्शन बी राजेंद्र बाला घोष। ठीक है, इनकी कहानी है दुलाई वाली, ध्यान रखेंगे। राजेंद्र बाला घोष असली नाम है बंग महिला का, ध्यान रहे। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे दोस्तों। फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र कौन है? तो ऑप्शन बी बेला बहू फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर है। ठीक है, देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे, मैत्रेयी पुष्पा द्वारा लिखित उपन्यास फरिश्ते निकले, क्या नाम है उपन्यास का? फरिश्ते निकले। किसका उपन्यास है? मैत्रेयी पुष्पा जी का। ठीक, एक तरह से यौन हिंसा की शिकार ग्रामीण स्त्रियों की कहानियों का कोलाज है। क्या है? कोलाज। तो ध्यान से सुने एक बार फिर से। मैत्रेयी पुष्पा जी जिनका उपन्यास है फरिश्ते निकले, ये एक तरह से यौन हिंसा की शिकार ग्रामीण स्त्रियों की कहानियों का कोलाज है। उपन्यास में दो प्रमुख पात्र हैं। कौन कौन? ध्यान दें, बेला बहू और उजाला। बेला बहू और उजाला ये दो प्रमुख पात्र हैं उपन्यास फरिश्ते निकले के। ठीक है, ये दोनों स्त्रियां हैं, पहली बात। ठीक है, बेला बहू और उजाला दोनों स्त्री पात्र हैं। ठीक, और ये चाहती तो प्रेम है। क्या चाहती हैं? ये दोनों की दोनों स्त्रियां चाहती प्रेम है, पर उन्हें प्रेम नहीं मिलता, यौन प्रताड़ना मिलती है। क्या मिलती है? यौन प्रताड़ना। ठीक है, यह कितनी दुखदाई बात है कि प्रेम चाहने वाली स्त्री को समाज यौन हिंसा का पुरस्कार देता है। ठीक है, एक बार फिर से सुनेंगे। बेला बहू और उजाला ये दोनों स्त्रियां चाहती तो प्रेम है, पर उन्हें प्रेम नहीं मिलता, यौन प्रताड़ना मिलती है। यह कितनी दुखदाई बात है कि प्रेम चाहने वाली स्त्री को समाज यौन हिंसा का पुरस्कार देता है। कही इसुरी फाग, ध्यान से सुने, कही इसुरी फाग, चाक, मैत्रेयी, फिर है बेतवा बहती रही, फिर चिन्हार, अलमा कबूतरी मैत्रेयी पुष्पा के प्रमुख उपन्यास हैं। तो एक बार फिर से सुनेंगे मैत्रेयी पुष्पा जी के अन्य उपन्यासों को। ध्यान दे दोस्तों, मैत्रेयी पुष्पा जी के प्रमुख उपन्यास हैं। एक तो है फरिश्ते निकले, ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक, बाकी उपन्यास है इनके कही इसुरी फाग। ठीक है, फिर है चाक भी एक उपन्यास है। फिर है मैत्रेयी पुष्पा जी का उपन्यास है मैत्रेयी। फिर है बेतवा बहती रही। फिर है चिन्हार, कौन सा? चिन्हार उपन्यास है दोस्तों ये भी। फिर है अलमा कबूतरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट उपन्यास। अलमा कबूतरी किसका उपन्यास है? मैत्रेयी पुष्पा जी का। तो ये सभी उपन्यास मैत्रेयी पुष्पा जी के हैं। ठीक है, ध्यान रखें। बात करते हैं मैत्रेयी पुष्पा जी के फरिश्ते निकले उपन्यास की। तो इसके दो प्रमुख पात्र हैं, कौन? बेला बहू और उजाला। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौर करें जरा। घूरे का लता बीने, ध्यान से सुने। घूरे का लता बीने कनातन का डोल बांधे, जैसा शीर्षक किस लेखक ने दिया है? ये एक शीर्षक है दोस्तों, एक बार फिर से सुने। घूरे का लता बीने कनातन का डोल बांधे, कनातन का डोल बांधे। थोड़ा अटपटा सा शीर्षक है, लेकिन देखते हैं। ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र जी ने यह शीर्षक दिया है, घूरे का लता बीने कनातन का डोल बांधे।
प्रताप नारायण मिश्र जी। ऑप्शन बी सही उत्तर है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों व्याख्या पर। घूरे का लता बीने, कनातन का डोल बांधे, समझदार की मौत है। ध्यान से सुनना, समझदार की मौत है। फिर है बात, फिर मनोयोग, फिर वृद्ध, फिर है भौं। तो ये कुछ शीर्षक हैं, ठीक है, जिसके नाम से प्रताप नारायण मिश्र जी लिखा करते थे, ठीक है, जिससे इनके विषयों की अनेक रूपता के बारे में पता चलता है। ठीक है, एक बार फिर से सुने। घूरे का लता बीने, कनातन का डोल बांधे, समझदार की मौत है, बात, मनोयोग, वृद्ध तथा भौं जैसे शीर्षकों से प्रताप नारायण मिश्र जी लिखते थे, जिससे इनके विषयों की अनेक रूपता का पता चलता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये शीर्षक बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, प्रश्न बनता है यहाँ से, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान देना जरा। कीरति भनीति भूति भली सोई, कीरति भनीति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कहें हित होई, सुरसरी सम सब कहें हित होई। तुलसीदास जी की इस पंक्ति में कौन सा काव्य प्रयोजन स्पष्ट हुआ है? तो ऑप्शन सी, लोकमंगल। ठीक है, तुलसीदास जी की पंक्ति है, पहली बात, कीर्ति भनीति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कहें हित होई। ठीक है, और इस पंक्ति में तुलसीदास जी ने लोकमंगल का काव्य प्रयोजन स्पष्ट किया है। ऑप्शन सी सही उत्तर। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। ध्यान देंगे दोस्तों, कवि के रूप में तुलसीदास जी ने जब भी काव्य प्रयोजन में स्वांतः सुखाए की चर्चा की है, किंतु उनकी दृष्टि से लोकहित या लोकमंगल काव्य का मुख्य प्रयोजन है। ठीक है, इसीलिए उन्होंने काव्य को सुरसरी के समान सबका कल्याण करने वाला कहा है। प्रस्तुत पंक्ति का यही निहितार्थ है। ठीक है, एक बार फिर से सुने, ध्यान देंगे दोस्तों व्याख्या पर। कवि के रूप में, किसके रूप में? कवि के रूप में तुलसीदास जी ने जब भी काव्य प्रयोजन में स्वांतः सुखाए की चर्चा की है, किंतु उनकी दृष्टि से लोकहित या लोकमंगल काव्य का मुख्य प्रयोजन है। ठीक है, यानी बात तो उन्होंने की है स्वांतः सुखाए की काव्य प्रयोजन के लिए, लेकिन उनकी दृष्टि से मुख्य प्रयोजन क्या है? लोकहित या लोकमंगल है। ठीक है, इसीलिए उन्होंने काव्य को सुरसरी के समान सबका कल्याण करने वाला कहा है। प्रस्तुत पंक्ति का यही निहितार्थ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, स्वांतः सुखाए वाला प्रश्न इस बार TGT DSSB के एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों इस पुस्तक के प्रत्येक प्रश्न को आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, होता कुछ नहीं है, रिपीटेड क्वेश्चन ही होते हैं, घुमा फिरा कर दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा व्याख्या देखें, वीडियोस देखें, फिर उसके बाद एक बार अपनी किताबें जरूर पढ़ लें। ठीक है, जो रही बची चीजें रहेंगी वह आपकी किताबों से कवर हो जाएंगी। ठीक है, जब पढ़ाई कर रहे हैं तो पूरे मन से करें दोस्तों। ठीक है, कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पंक्ति है, ध्यान दें। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। कुछ इस तरह की पंक्ति है ये। ठीक है, तो यह किसने कहा है कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा? ऑप्शन सी, कार्नेलिया ने कहा है। किसके द्वारा कहा गया ये? कार्नेलिया। ठीक है, ऑप्शन सी। देखते हैं व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों व्याख्या पर। प्रस्तुत पद्यांश जयशंकर प्रसाद की कृति चंद्रगुप्त से लिया गया है। सीधा सीधा यही प्रश्न पूछा जाता है पंक्ति देकर कि यह पद्यांश
कहाँ से लिया गया है? तो आप बताएंगे जयशंकर प्रसाद की कृति चंद्रगुप्त से, ठीक है। और कार्नेलिया कौन है? चंद्रगुप्त नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का, जिसकी पात्र है कार्नेलिया, ठीक है। तो ध्यान दें व्याख्या पर, जयशंकर प्रसाद की कृति चंद्रगुप्त से ली गई पंक्तियां हैं, जिसमें भारत देश के विषय में कहा जा रहा है, ये कही जा रही है ये बात, ठीक है। कहने वाली कौन है? यूनानी शासक सेल्यूकस की पुत्री कौन है? कार्नेलिया है, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर थे एक, ये कौन थे? यूनानी शासक थे, ठीक है, भारत में आए थे, ठीक। इनकी पुत्री थी कार्नेलिया, ठीक है। ध्यान रखें, इनके द्वारा कहा गया कथन है ये, जो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त से प्रेम करती थी। कार्नेलिया किससे प्रेम करती थी? मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त से, ठीक है। तो ये चंद्रगुप्त के समय की बात है दोस्तों, ध्यान रखें। नाटक अगर समय हो तो पढ़ करके देखें, ठीक है। इतिहास भी पढ़ा होगा आपने तो भी आपको कुछ पता होगा, ठीक। तो ध्यान दें, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त से प्रेम करती हैं और उसका विवाह चंद्रगुप्त से हो जाता है, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर को हराकर जब चंद्रगुप्त जीतते हैं, ठीक है, तब इनका विवाह कर दिया जाता है चंद्रगुप्त जी से। किसका? कार्नेलिया का, ठीक है। भारत के, ध्यान दें, भारत के प्राकृतिक सौंदर्य, और सेल्यूकस निकेटर ने किस लिए किया था अपनी पुत्री का विवाह? उनकी वीरता को देखकर, चंद्रगुप्त जी, ठीक है। तो ध्यान दें व्याख्या पर, भारत के प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक वैभव से, भारत के प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक वैभव से प्रसन्न होकर कार्नेलिया भारत को अपना देश मानने लगती हैं, ठीक है। हमारा जो भारत है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक वैभव बहुत ज्यादा मिलता है, जिसे देखकर कार्नेलिया खुश हो गई और वह भारत को ही अपना देश मानने लगी। देश प्रेम के इस गीत, तो ये गीत किससे संबंध है? देश प्रेम से, ठीक है। देश प्रेम के इस गीत में प्रसाद जी ने एक विदेशिनी के माध्यम से, ठीक है ना, विदेशिनी थी, यूनान की थी, ठीक है, तो ये विदेशी तो हो गई, ठीक। तो देश प्रेम के इस गीत में प्रसाद जी ने एक विदेशिनी के माध्यम से भारत भूमि की प्रशंसा की है, ठीक है। अपने लोग प्रशंसा करें वो बात अलग है, क्योंकि हर कोई अपनी बढ़ाइयां तो करता ही है, लेकिन प्रशंसा वही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, जो कोई अन्य व्यक्ति करे, अन्य जगह का व्यक्ति करे, ठीक है। अपने लोग तो करते ही हैं, ठीक है, झूठी तारीफें भी करते हैं, लेकिन अगर कोई अन्य व्यक्ति यानी कोई अलग, जिससे आपको कोई संबंधी ना हो, अगर इस तरह के व्यक्ति आपकी तारीफें करें तो समझ लीजिए वह सच्ची तारीफें हैं, ठीक है, सच्ची प्रशंसा है दोस्तों, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखें। तो कार्नेलिया कौन थी? एक विदेशिनी थी, जिनके माध्यम से जयशंकर प्रसाद ने भारत भूमि की प्रशंसा की है, ठीक है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है दोस्तों। यहाँ एक प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कार्नेलिया विदेशी पात्र हैं? तो ऑप्शन सी विशाख नाटक में कार्नेलिया विदेशी पात्र हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे, जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है विशाख, ठीक है। मुझे ऑप्शन थोड़ा सा डाउट लग रहा है, क्योंकि अभी हमने पिछले प्रश्न में व्याख्या पढ़ी कि चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त नाटक बताया गया था उसमें, ठीक है। तो आप इस प्रश्न को देखेंगे, जहां तक मैं समझती हूँ ऑप्शन बी ही इसका सही उत्तर है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्या है कि एक ही नाम के अलग अलग नाटकों के पात्र भी हैं जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों में, तो आप इस बात को भी ध्यान रखें। चंद्रगुप्त भी अलग अलग नाटक के पात्र हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पर अन्य नाटक को ले लिया गया हो, ठीक। तो आप ध्यान रखेंगे, और अगर आपको समय मिले तो आप अपनी किताबों से एक बार इसे कंफर्म जरूर कर लें, ठीक है।
आप फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे चंद्रगुप्त को, ठीक है, देन उसके बाद आप विशाख नाटक को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो ध्यान रखें, जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक में कार्नेलिया विदेशी पात्र हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन किताब के अकॉर्डिंग क्या है, विशाख है। तो दोस्तों इस प्रश्न को डाउट में डालें और एक बार अपनी किताबों से कंफर्म जरूर कर लें, ठीक। अगला प्रश्न है, गौर करें, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है तो बाकी कथन सही होंगे, ठीक है ना। तो कथन कौन सा गलत है, ऑप्शन डी गलत है। क्या, ध्यान दें, इरावती प्रसाद जी द्वारा लिखी गई कहानी है, ठीक है, ये कथन गलत है। ये एक उपन्यास है जो कि अधूरा उपन्यास है, किसका, जयशंकर प्रसाद जी का, इरावती, ठीक है। तो देखते हैं बाकी की पंक्तियां क्या है। ऑप्शन ए देखें, कामायनी प्रसाद द्वारा लिखा गया महाकाव्य है, बिल्कुल सही। आंसू प्रसाद द्वारा रचित एक खंड काव्य है, बिल्कुल सही। काव्य कला तथा अन्य निबंध प्रसाद द्वारा रचित निबंध संग्रह है, ये भी सही है। जो गलत है क्या है, ऑप्शन डी, ठीक है, इरावती प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी है, यह ऑप्शन गलत है। हमें गलत बताना था तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन डी सही उत्तर है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, गौर करेंगे दोस्तों। इरावती जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है, ठीक है, ना कि कहानी। तो ध्यान रखें, इरावती क्या है, उपन्यास है। काल कलवित होने के कारण, ध्यान से सुनना, काल कलवित होने के कारण वे इस रचना को पूर्ण न कर सके, कौन, जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। तो ये यानी कि इरावती उपन्यास जयशंकर प्रसाद जी का अपूर्ण उपन्यास है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखें, ठीक है। बाकी अन्य कथन सत्य हैं दोस्तों, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, गौर करें, वे पूर्वीपन की परवाह ना करके अपने बैसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे, ठीक है। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है। तो शुक्ल जी ने किसके बारे में कहा है कि वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। तो ऑप्शन डी, प्रताप नारायण मिश्र जी, प्रताप नारायण मिश्र जी के संबंध में शुक्ल जी ने ये पंक्तियां कही हैं, ठीक है, कि वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारे यानी बैसवाड़ा, ठीक है, बैसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। मतलब सोचते नहीं थे, कि परवाह ही नहीं करते थे, जो कहना है सो कहना है, ठीक है। तो ये किसके संबंध में है, ऑप्शन डी, प्रताप नारायण मिश्र जी, ठीक है। ध्यान दें प्रश्न की व्याख्या पर, उपर्युक्त पंक्तियों के संबंध में शुक्ल जी प्रताप नारायण मिश्र के बारे में कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्यान दें, इन्होंने भी उर्दू के उन्हीं शब्दों को लिया है जिनका चलन हिंदी में पूर्व काल से था, ठीक है। इन्होंने भी उर्दू के उन्हीं शब्दों को लिया है, इन्होंने किसने, प्रताप नारायण मिश्र जी ने, ठीक है। तो प्रताप नारायण मिश्र जी ने उर्दू के उन्हीं शब्दों को लिया है जिनका चलन हिंदी में पूर्व काल से था, यानी पहले से था, ठीक है। इनकी भाषा में विशेष सजीवता और बोलचाल में चलतापन है, क्या है, इनकी भाषा में विशेष सजीवता और बोलचाल का चलतापन है। इनमें विनोद प्रियता अधिक है, क्या है, इनमें विनोद प्रियता अधिक है। इसी विनोद प्रियता के कारण ये पूर्वीपन की परवाह न करके बैसवारे की ग्रामीण कहावतों और शब्दों का प्रयोग निसंकोच होकर करते थे, ठीक है। तो ये किसने कहा, ये कहा रामचंद्र शुक्ल जी ने, किसके संबंध में, प्रताप नारायण मिश्र जी के संबंध में, ठीक है दोस्तों। तो विनोद प्रियता के कारण वह निसंकोच होकर बैसवारे की ग्रामीण कहावतें और शब्दों का प्रयोग करते थे, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। गौर करेंगे, पंक्ति है, ध्यान दें, 8 मास बीते जजमान
8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। दक्षिणा यानी दक्षिणा, ठीक है। 8 महीने बीत चुके हैं जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान, ऐसे होगा, ठीक है। तो पंक्तियों का संबंध किस संपादक से है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रताप नारायण मिश्र जी। प्रताप नारायण मिश्र जी की पंक्तियां हैं, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान या दक्षिणा दान, ठीक है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों व्याख्या पर। प्रस्तुत पंक्तियां प्रताप नारायण मिश्र जी ने हरि गंगा गीत के माध्यम से उस समय लिखी और ब्राह्मण में छापा था, ठीक है। इसको ध्यान से सुने फिर से। प्रस्तुत पंक्तियां प्रताप नारायण मिश्र जी ने हरि गंगा गीत के माध्यम से उस समय लिखी थी और ब्राह्मण पत्रिका में छापी थी, ठीक है। तो ध्यान रहे, ब्राह्मण पत्रिका से किसका संबंध था? प्रताप नारायण मिश्र जी का। ये बात भी ध्यान रखें। जब अनेक ग्राहकों ने ब्राह्मण पत्रिका का शुल्क नहीं भेजा था, ठीक है, इसी तरह उन्होंने विज्ञापन में लिखा था। यानी ब्राह्मण पत्रिका थी जिसके लिए बहुत सारे ऐसे ग्राहक थे जिन्होंने पत्रिका के लिए शुल्क नहीं भेजा था। तब उन्होंने ये पंक्ति कही थी कि 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान, ठीक है। तो ये बात ठीक इसी तरह उन्होंने एक विज्ञापन में भी लिखा। क्या लिखा? ध्यान दें। दाता जजमान प्यारे पाठक, दाता जजमान प्यारे पाठक, अनुग्राहक ग्राहक 4 महीने हो चुके ब्राह्मण की सुधी लेव, ठीक है। तो ये किस में कहा उन्होंने? प्रताप नारायण मिश्र जी ने अपने एक विज्ञापन में कहा। तो दोनों ही पंक्तियां आप याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। जजमान शब्द को पकड़ लो, ठीक है। जजमान शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो ध्यान रखें, प्रताप नारायण मिश्र जी ने ब्राह्मण पत्रिका के लिए, ठीक है, ब्राह्मण पत्रिका के पाठकों के लिए जिन्होंने शुल्क प्रदान नहीं किया था समय पर, ठीक। तो इसे याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। गौर करेंगे दोस्तों। प्रश्न है, मोहिका हंसे सी की कोह रही। मोहिका हंसे सी की कोह रही किसने किससे कहा है? तो ऑप्शन सी, जायसी जी ने शेरशाह से कहा है, ठीक है। जायसी ने किससे कहा? शेरशाह से कहा। क्या कहा? मोहिका हंसे सी की कोह रही, ठीक है। याद रखें, ऑप्शन सी सही उत्तर है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों। उपर्युक्त पंक्ति जायसी ने शेरशाह से कही है। किससे? शेरशाह से कही है। एक बार जायसी शेरशाह के दरबार में गए। शेरशाह कौन? या शेरशाह से अभिप्राय शेरशाह सूरी, ठीक है। उनके दरबार में गए तो बादशाह ने, ठीक है, जीटी रोड की स्थापना करवाई थी। किसने? ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने। जीके का प्रश्न है ये, ठीक। तो ध्यान दें, एक बार जायसी शेरशाह के दरबार में गए तो बादशाह ने इनका मुंह देखकर हंस दिया था, ठीक है। देखो, जायसी पहुंचे तो शेरशाह ने जैसे ही इन्हें देखा तो इनकी शक्ल देखकर क्या कर बैठे शेरशाह जी? तो वह हंस पड़े। तो जायसी ने शांत भाव से पूछा, मोहिका हंसेसी की कोह रही। मोहिका हंसेसी की कोह रही अर्थात तू मुझ पर हंस या उस कुम्हार पर, तू मुझ पर हंस या उस कुम्हार पर। इस पर शेरशाह ने लज्जित होकर जायसी से क्षमा मांगी, ठीक है। उन्होंने कहा तू मुझ पर हंस या उस कुम्हार पर हंस, ठीक है। तो यह बात सुनकर, जायसी की यह बात सुनकर कि उन्हें अपमान महसूस हुआ है, तो उन्होंने यानी शेरशाह ने लज्जित होकर जायसी से क्षमा मांगी, ठीक है। तो पंक्ति याद रखें दोस्तों, क्या है? मोहिका हंसेसी की कोह रही, ठीक है। ध्यान रखें, कोह रही यानी कुम्हार, ठीक है, ध्यान रखें।
अगला प्रश्न है, ध्यान दें, भक्ति आंदोलन क्या है? माफ कीजिए, फिर से सुने। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का सब स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। ठीक है, तो ये कथन किसका है? ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ये सही उत्तर है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। तो दोस्तों, व्याख्या में भी यही बात है जो अभी हमने डिस्कस की। ठीक है, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ऑप्शन बी सही उत्तर। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों, मैं पुनि निज गुरु सुन सुनी कथा सो सूकर खेत। मैं पुनि निज गुरु सुन सुनी कथा सो सूकर खेत, यह कथन किस कवि का है? तो ऑप्शन ए तुलसीदास जी का कथन है। क्या कथन है? मैं पुनि निज गुरु सुन सुनी कथा सो सूकर खेत। ठीक है, तुलसीदास जी का कथन है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, उपर्युक्त कथन कवि तुलसीदास जी का है। किसका? कवि तुलसीदास जी का। लाला सीताराम, गौरी शंकर द्विवेदी एवं अन्य विद्वानों ने गोस्वामी तुलसीदास जी की इस उक्ति को प्रमाणिक मानते हुए सूकर खेत का अभिप्राय सोरों से माना है। सोरो क्या है? जैसे गंगा नदी है ना, ऐसे ही सोरो है। ठीक है, सोरों से माना है। आचार्य शुक्ल का अभिमत है कि सूकर खेत को सोरो समझ लिया गया है। ठीक है, आचार्य शुक्ल कहते हैं कि सूकर खेत को सोरो समझ लिया गया है। सूकर क्षेत्र गोंडा जिले, कौन से जिले? गोंडा जिले में सरयू नदी के किनारे एक पवित्र तीर्थ स्थान है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि आचार्य शुक्ल इस बात का खंडन कर रहे हैं कि अन्य विद्वानों ने सूकर खेत से अभिप्राय सोरो को मान लिया है, जबकि सूकर क्षेत्र क्या है? गोंडा जिले में सरयू के किनारे, यानी सरयू नदी, इसके किनारे एक पवित्र तीर्थ स्थल है, जहां आसपास के कई जिलों के लोग स्नान करने जाते हैं और मेला लगता है। ठीक है, सूकर क्षेत्र मध्यकाल में तथा उसके पश्चात तीर्थ रूप से मान्य रहा है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो सूकर क्षेत्र है, किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने। उन्होंने बताया कि सूकर क्षेत्र मध्यकाल, ठीक है, मध्यकाल में तथा मध्यकाल के बाद तीर्थ रूप से मान्य रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण की कथा सबसे पहले सूकर क्षेत्र में ही सुनी थी। ठीक है, स्पष्ट किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण की कथा सर्वप्रथम सूकर क्षेत्र में ही सुनी थी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट व्याख्या है। तो सूकर खेत से अभिप्राय क्या होगा? आप किसको प्रायोरिटी देंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। क्या है ये? इसका अर्थ तो सरयू के किनारे एक पवित्र तीर्थ है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। और उन लोगों के भी नाम रखें, याद रखें, जैसे लाला सीताराम, गौरी शंकर द्विवेदी जी। इन्होंने क्या कहा? सूकर क्षेत्र का अर्थ तो इन्होंने सोरो माना। ठीक है, तो ये अंतर है। आप अलग अलग आचार्यों के मतों को ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, गौर करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, जब हम प्रीति, उदारता और भलमनसाहत का बर्ताव करते हैं, तब भी यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं और हम चाहें उनका जितना ही उपकार करें, बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? तो ऑप्शन सी, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से किसका निबंध है? तो ध्यान रहे, रामधारी सिंह दिनकर जी का निबंध है, जिसमें कहा गया है कि जब हम प्रीति, उदारता और भलमनसाहत का बर्ताव करते हैं, तब भी यही
समझते हैं तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं और हम चाहें उनका जितना ही उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। तो ये पंक्तियां ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से इस निबंध से ली गई पंक्तियां हैं और ये निबंध किसका है दोस्तों? रामधारी सिंह दिनकर जी का निबंध है। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।